हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टेड ह्यूज़ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंबॉलिक पोएम जिसका नाम है क्रोज फॉल। ये पोएम ह्यूज़ की फेमस कलेक्शन क्रोज से ली गई है जो कि 1917 में पब्लिश हुआ था। इस पोएम में ह्यूज़ ने अपने सिग्नेचर डार्क, मिथिकल और ऑलमोस्ट फेबल लाइक स्टाइल का यूज़ किया है। ये पोएम टोटल 11 लाइन्स की है और ये फ्री वर्स में लिखी गई है, मतलब इसमें कोई फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं है और ना ही कोई रेगुलर मीटर फॉलो किया गया है। पोएम शॉर्ट स्टैंजाज में डिवाइडेड है जिसमें कई जगह सिंगल लाइन स्टैंजास भी हैं जो ड्रामेटिक पॉज और एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। ये स्टाइल बिल्कुल टिपिकल टेड ह्यूज़ का है। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं पोएम की डिटेल्ड समरी की तरफ। पोएम शुरू होती है एक बहुत ही अनयूजुअल प्रेमिस से। ह्यूज़ बताते हैं कि एक टाइम था जब क्रो यानी कौवा सफ़ेद हुआ करता था। ये इमीडिएटली एक मिथिकल ऑलमोस्ट क्रिएशन स्टोरी जैसा टोन सेट कर देता है, जैसे कोई एंशिएंट फेबल शुरू हो रही हो। उस वक्त जब क्रो सफ़ेद था उसने डिसाइड किया कि सन यानी सूरज बहुत ज़्यादा सफ़ेद है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही क्रो का ईगो और इनसिक्योरिटी का पता चलता है। क्रो को लगता है कि सूरज की वाइटनेस उसकी अपनी वाइटनेस को चैलेंज कर रही है, जैसे सूरज उसके एग्जिस्टेंस को आउटशाइन कर रहा हो। इसके बाद क्रो सोचता है कि सूरज बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, इतना कि वो ऑलमोस्ट इरिटेटिंग लगता है। ये जो ग्लेरिंग टू वाइटली वाला आइडिया है उसके थ्रू ह्यूज़ ये दिखाते हैं कि क्रो अपनी इनसिक्योरिटी को एक एक्सटर्नल थ्रेट के रूप में परसीव करता है। वो अपनी खुद की लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय सूरज को ब्लेम करता है। यहाँ से क्रो एक डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो सूरज पर अटैक करेगा और उसे डिफीट करेगा। ये मोमेंट है जहाँ क्रो का ह्यूब्रिस यानी उसका एक्सेसिव प्राइड पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। नेक्स्ट एंजा में क्रो अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है। वो अपनी स्ट्रेंथ को फ्लश एंड इन फुल ग्लिटर मतलब पूरी तरह चार्ज्ड और चमकते हुए स्टेट में ले आता है। ये विजुअल डिस्क्रिप्शन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये क्रो की कॉन्फिडेंस और फिजिकल रेडीनेस दोनों को कैप्चर करता है। उसके बाद वो अपना रेज बिल्ड करता है, अपने क्लॉज को शार्पन करता है और अपने फेदर्स को फ्लफ करता है, जो एक एग्रेसिव वॉर रेडी पॉस्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब प्रिपरेशन दिखाता है कि क्रो कितना सीरियसली अपने इस इरेशनल मिशन को ले रहा है। फिर क्रो अपनी बीक को डायरेक्टली सूरज के सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। ये इमेज बहुत सिंबॉलिक है। क्रो लिटरली खुद को सूरज के अगेंस्ट पोजीशन कर रहा है, जैसे वो कॉस्मिक स्केल पर एक बैटल लड़ने वाला हो। इस पॉइंट तक आते आते रीडर को क्लियरली समझ आ जाता है कि क्रो एक ऐसी फाइट चूज़ कर रहा है जो फंडामेंटली अनविलेबल है, लेकिन उसका ईगो उसे ये रियलाइज़ नहीं होने देता। अब आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग सिंगल लाइन। क्रो अपने सेंटर तक पूरा हंसता है। ये लाइन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें ह्यूज़ ये दिखाते हैं कि क्रो अपने ही कॉन्फिडेंस, अपनी ही सेल्फ बिलीफ में इतना डूबा हुआ है कि वो ऑलमोस्ट डिल्यूजनल हो चुका है। उसकी हंसी उसके इंटरनल एरोगेंस का सिंबल है, जैसे वो ऑलरेडी विक्ट्री का सेलिब्रेशन कर रहा हो अटैक शुरू होने से पहले ही। उसके बाद एक शॉर्ट और ड्रामेटिक लाइन आती है जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि क्रो ने अटैक किया। इस छोटी सी लाइन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट स्टैंजा के रूप में इसको रखना एक्शन के सडननेस और फाइनलिटी को हाईलाइट करता है। रीडर को लगता है जैसे टाइम रुक गया हो उस मोमेंट में। अगला पार्ट डिस्क्राइब करता है कि जब क्रो अपनी बैटल क्राई देता है तो उसके इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ट्रीज सडनली ओल्ड हो जाते हैं और शैडोज फ्लैटन हो जाते हैं। ये हाइपरबॉलिक ऑलमोस्ट एपोकलिप्टिक इमेजरी है जो दिखाता है कि क्रो अपने आप को कितना पावरफुल समझता है, इतना पावरफुल कि उसका एक क्राई पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये भी एक आयरनी है क्योंकि ये सिर्फ क्रो की परसेप्शन है। एक्चुअल रियलिटी में उसका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं होने वाला। फिर आता है पोएम का टर्निंग पॉइंट। सूरज क्रो के अटैक के रिस्पॉन्स में डिफीट होने के बजाय और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। ये मोमेंट क्रो के प्लान की कंप्लीट फेलियर को मार्क करता है। सूरज का ब्राइटन होना सिंबॉलिकली दिखाता है कि नेचर की फोर्सेस, कॉस्मिक पावर्स इतनी इमेंस हैं कि एक छोटे से क्रीचर का ईगो उनको टच भी नहीं कर सकता। इसके रिजल्ट में क्रो वापस आता है कंप्लीटली चार्ड ब्लैक, मतलब जल के काला हो जाता है। ये पोएम का क्लाइमैक्स है और बहुत ही क्रूशियल ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट है। यहीं से क्रो अपना ओरिजिनल वाइट कलर परमानेंटली खो देता है और ब्लैक बन जाता है, जो मिथोलॉजिकली भी एक्सप्लेन करता है कि क्रोज ब्लैक क्यों होते हैं। उसके बाद क्रो अपना मुंह खोलता है बोलने के लिए, लेकिन जो भी बाहर आता है वो भी चार्ड ब्लैक ही होता है, मतलब उसके वर्ड्स भी अब उसकी डिफीट और ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन चुके हैं। ये लाइन दिखाती है कि फेलियर सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी वॉइस तक परमानेंटली चेंज हो चुकी है। और फाइनली पोएम का एंडिंग बहुत ही आयरॉनिक और थॉट प्रोवोकिंग है। क्रो कहता है कि वहाँ ऊपर जहाँ वाइट ब्लैक बन जाता है
और ब्लैक वाइट बन जाता है, उसने जीत ले ली। ये फाइनल स्टेटमेंट क्रो के डिनायल और सेल्फ डिसेप्शन को परफेक्टली कैप्चर करता है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग अपनी डिफीट, क्रो अपनी रियलिटी को रीइंटरप्रेट कर लेता है, अपने लॉस को भी विक्ट्री की तरह रिप्रेजेंट करता है। ये एंडिंग बहुत पावरफुल है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के एक बहुत कॉमन ट्रेट को रिफ्लेक्ट करता है, अपने फेलियर्स को जस्टिफाई करना और अपनी गलतियों को भी सक्सेस की तरह दिखाना। अब बात करते हैं इस पोएम के कुछ मेजर थीम्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है प्राइड और ह्यूब्रिस। क्रो का सूरज को चैलेंज करना, अपने आप को इतना पावरफुल समझना कि वो कॉस्मिक फोर्सेस को भी डिफीट कर सकता है, ये क्लासिक ह्यूब्रिस है जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ में भी कॉमन थीम रहा करता था। ये एक्सेसिव प्राइड ही है जो क्रो को उसकी डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है सेल्फ डिसेप्शन और डिनायल। पोएम के एंड में जिस तरह क्रो अपनी डिफीट को विक्ट्री बता देता है, वो दिखाता है कि कैसे ह्यूमंस और क्रीचर्स भी अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें रीइंटरप्रेट कर लेते हैं अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा थीम है पावर और पावरलेसनेस का कॉन्ट्रास्ट। सूरज यहाँ एक अनस्टॉपेबल इमेंस नेचुरल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्रो अपनी लिमिटेड पावर के बावजूद उसे चैलेंज करता है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि नेचर के अगेंस्ट इंसान या कोई भी क्रीचर कितना छोटा है। चौथा थीम है ट्रांसफॉर्मेशन और ओरिजिन मिथ। ये पोएम एक तरह का मॉक माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि क्रोज ब्लैक क्यों होते हैं। ह्यूज ने क्लासिक माइथोलॉजी के स्टाइल को यूज़ करके एक मॉडर्न आयरॉनिक फेबल क्रिएट की है। आखिरी में एक सटल थीम है लैंग्वेज और परसेप्शन का मैनिपुलेशन। जिस तरह क्रो अपने डिफीट को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स का यूज़ करता है, वाइट इज़ ब्लैक एंड ब्लैक इज़ वाइट, वो दिखाता है कि लैंग्वेज का यूज़ करके रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, जो एक बहुत रेलेवेंट और मॉडर्न कमेंट्री भी है। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं ऑथर टेड ह्यूज़ के बारे में। टेड ह्यूज़ एक प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट थे जिनका जन्म 1930 में हुआ था यॉर्कशायर, इंग्लैंड में। वो अपने डार्क, प्राइमल और नेचर सेंट्रिक पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। उनकी पोइट्री में एनिमल्स, वायलेंस और रॉ नेचुरल फोर्सेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 1984 से अपनी डेथ तक यानी 1998 तक ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट थे, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है। उनकी क्रो कलेक्शन, जिसमें ये पोएम इंक्लूडेड है, एक बहुत एक्सपेरिमेंटल और माइथोलॉजिकल वर्क है जिसमें क्रो कैरेक्टर को एक ट्रिकस्टर फिगर की तरह यूज़ किया गया है, जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन नेचर का कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करता है। ह्यूज़ की शादी फेमस अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ से भी हुई थी और उनकी लाइफ और पोएट्री दोनों ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इंटेंस रही। तो दोस्तों, ये था टेड ह्यूज़ की पोएम क्रोज फॉल का डिटेल्ड एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।